Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी कैसे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो धमाकेदार तरीके से प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती। सो आज हम क्या करेंगे भाई, हम करेंगे कंप्लीट चैप्टर रिवीजन जो हम कर ही रहे थे किंग्स एंड किंगडम्स का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में हमने पूरी चीजें बहुत अच्छे से समझी कि कैसे कैसे डायनेस्टी से मर्ज हुई। देन हमने क्या जाना, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जाना, फिर हमने प्रशस्तीज और लैंड ग्रांट्स, देन वॉरफेयर एंड वेल्थ के बारे में जाना। आया समझ में? आज हम क्या जानेंगे, जो भी हम जानेंगे उससे पहले आपको क्या कर देना है, उससे पहले आपको लाइक कर देना है। लाइक करना है ना, बिल्कुल लाइक करिए, बहुत जरूरी है। शेयर करिए अपने क्लासमेट्स को कि भाई पार्ट फर्स्ट आपने देखा था, तो रिमेनिंग सेकंड पार्ट के लिए भी आ जाइए और कमेंट करके बता दीजिए कि भाई मैम वी आर रेडी। सो स्टार्ट करते हैं हमारा क्लोजर लुक द चोल्स। हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लोजर लुक द चोल्स, ठीक है। ओरियार टू तंजावुर, चोल्स का हम देखेंगे क्लोजर लुक, तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले ओरियार टू तंजावुर कैसी क्या चीजें हुई समझेंगे। अ माइनर चीफली फैमिली नोन एज द मुतरियार हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा। भाई कावेरी डेल्टा के पास, कावेरी डेल्टा हम ये देखेंगे, ये लिखा है कावेरी रिवर, तो ये रहा डेल्टा, देखो ये बनेगा, अभी पता चलेगा, ये दिख रहा है, ये बन रहा है कावेरी डेल्टा, दिख रही है ऐसे, ये कावेरी लिखा है, तो ये कावेरी डेल्टा के पास कौन सी क्या रहती थी भाई, एक माइनर चीफ फैमिली, माइनर चीफली फैमिली, जिसको क्या बोलते थे, मुत्तरियार जिनका नाम था, उनके पास पावर थी कावेरी डेल्टा के पास, है ना, कावेरी डेल्टा उनके पास था, उनके पास ही पावर थी। दे वर सबऑर्डिनेट टू द पल्लवा किंग ऑफ कांचीपुरम। ये किसके सबऑर्डिनेट थे, किसके अंडर काम करते थे, यानी सामंत थे कांचीपुरम के पल्लवा किंग के, जो कांचीपुरम में रहते थे पल्लवा किंग, उनके अंडर ही काम सबऑर्डिनेट थे कौन, मुतरियार, ठीक है, जिनके पास कौन सा कावेरी डेल्टा रीजन था। हम ये क्या पढ़ रहे हैं सबसे पहले, ये तो आप बोलेंगे ये क्या आ गया, देखिए हम पढ़ रहे हैं चोल्स के बारे में, पूरा हमारा ये जो इन्फॉर्मेशन चोल्स के बारे में रहेगी, तो कैसे चीजें शुरू हुई तो यहाँ से समझेंगे रिलेट करते हुए, ठीक है। तो पहले बहुत अच्छे समझना कि पावर क्या कावेरी डेल्टा की किसके पास थी, मुतरियार के पास थी, जो किन के सबऑर्डिनेट थे, पल्लवा किंग के, ठीक है। विजयलया हु बिलोंग टू द एंशिएंट चीफली फैमिली ऑफ द चोल्स फ्रॉम उरयूर। विजयलया, विजयलया नाम था, जो विजयलया थे कहां से बिलोंग करते थे भाई, एंशिएंट चीफली फैमिली ऑफ द चोल्स, चोल्स फैमिली थी वहां से बिलोंग करते थे कौन, विजयलया, ठीक है भाई, ओके। फ्रॉम उरयूर, कहां के थे भाई, उरयूर के, ये आ गया ना, उरयूर से तंजावुर, ये समझेंगे तंजावुर कैसे आया, उरयूर से बिलोंग करते थे, ठीक है। कैप्चर्ड द डेल्टा फ्रॉम द मुतरियार इन द मिडल ऑफ द 9th सेंचुरी। भाई इन्होंने क्या करा, इन्होंने किसका एरिया कैप्चर कर लिया, मुतरियार का, ये था ना, ये मुतरियार कहाँ गए, ये इनका एरिया था ना कावेरी डेल्टा वाला, तो भाई किसने हथिया लिया, ये जो चोल फैमिली से आए थे विजयलया, उन्होंने हथिया लिया, उन्होंने अपने अंडर ले लिया। कोई भी राजा अपना जो है किंगडम एम्पायर कैसे खड़ा करता है भाई, दूसरे से छीन के, या तो उसके पास हेरिडिटरी है तो बट और एम्पायर बड़ा करता जाता है, दूसरे से हटियाता जाता है। तो ऐसे ही भाई पहले मुतरियार का था वो एरिया कावेरी डेल्टा का, फिर जो चोल्स फैमिली से कौन आए, विजयलया, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने हथिया लिया, कौन सा एरिया, कावेरी रीजन का, ठीक है। कब की बात है ये, 9th सेंचुरी की, ये दिख रहा है, ये हमने देखा कावेरी डेल्टा, ये पूरा लिखा है चोल्स, तो काफी बड़ा एम्पायर था किसका, चोल्स का। आगे बढ़े, आया ये समझ में, चलिए आगे बढ़ते। He built the town of Tanjavur and a temple for goddess Nishambasudini there. उन्होंने क्या क्या बनाया, उन्होंने भाई टाउन बनाया कहाँ पे, तंजावुर में, और टेम्पल बनाया गॉडेस निशंबसुदिनी का, टाउन बनाया उन्होंने, ठीक है भाई। जो भी कोई राजा आता था, हमने पढ़ा था अगर आपको याद हो वॉरफेयर एंड वेल्थ में, कि सबसे पहले अगर आता था अपनी वेल्थ, अपनी पावर दिखाने के लिए राजा क्या करता था भाई, सबसे पहले उसका एक ही काम रहता था, क्या काम रहता था, सबसे पहले उसका वो यही काम रहता था कि क्या करूं मैं, टेम्पल बनवा दूं, अच्छे अच्छे टाउन्स बनवा दूं। तो उन्होंने क्या बनाया था, तंजावुर बनवाया और टेम्पल बनाया गॉडेस निशंबसुदिनी का। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, हमने देखा था ना पीछे, ये याद आया, ये मैंने एरो भी लगाया था भाई कि कैसे उरयूर से तंजावुर पहुंचा, तो ऐसे पहुंचा, ठीक है, उरयूर से आए थे, फिर उन्होंने तंजावुर अपना जो टाउन बनवाया जब कावेरी डेल्टा रीजन को जीत लिया। चलिए, द सक्सेसर ऑफ विजयलया conquered neighboring regions and the kingdom grew in size and power. धीरे धीरे सक्सेसर, सक्सेसर कौन होंगे,
पता है सबको सक्सेसर कौन होंगे? आइडिया किसी को भाई? सक्सेसर वो होंगे ना जिसे उनके बाद जो काम करेंगे। लाइन भी सीधी नहीं खिंच रही, देखो। The successor of Vijayalaya conquered neighboring region and the kingdoms grew size and power। मतलब उन्होंने जो आसपास के एरिया थे, जो रीजन थे, क्या करा भाई? सक्सेसर थे, जो उनके बाद की गद्दी जिसने संभाली। होता है ना, मैं राजा हूँ, मेरे बाद की किसी ने गद्दी संभाली तो मेरा सक्सेसर हो गया। अब मैंने तो एरिया जीत लिया, कावेरी डेल्टा का टाउन वगैरह बनवा दिया। धीरे धीरे जो मेरा सक्सेसर है उसने आसपास का एरिया भी जीतना शुरू कर दिया, क्योंकि हर कोई चाहता है भाई हमारा बड़ा एम्पायर हो, बड़ा राज हो, बहुत पैसा हो, वेल्दी हो, सब पे नाम हो, सब पे दबदबा हो। तो ऐसी जो उनके बाद के सक्सेसर आए, उन्होंने नेबरिंग एरिया में अपनी जो है पावर और क्या करा, पावर और साइज को, जो किंगडम को ग्रो करा। ठीक है भाई, अच्छी बात है। द पांड्या एंड द पल्लवा टेरिटरीज टू द साउथ एंड नॉर्थ वर मेड पार्ट ऑफ दिस किंगडम। अब क्या हुआ भाई, जो पांड्या थे, पांड्या डायनेस्टी के हो गए, जो पल्लवा के थे टेरिटरी किसके अंडर आ गई? जो साउथ और नॉर्थ में थी किसके अंडर आ गई भाई? ये आ गई, किसकी बात करें, किसका पढ़ रहे हैं? चोल के अंदर। जो सक्सेसर थे विजालया के, उन्होंने भाई नेबरिंग वाला एरिया जीत लिया, अपनी साइज पावर बढ़ा ली। धीरे धीरे उन्होंने क्या करा, पल्लवा और पांड्या एरिया को भी अपने अंडर कर लिया और क्या करा, अपना एम्पायर धीरे धीरे वास्ट बढ़ाने लग गए। दिख रहा है ना आपको पूरा चोल साम्राज्य कितना बड़ा सा ये दिख रहा है। ये पूरा ये साम्राज्य क्या है? पूरा चोल साम्राज्य। आया समझ में? तो काफी बड़ा एरिया अपने अंडर ले लिया था। बड़े आगे आया इतना समझ में? बताऊं फिर से, देखिए क्या हुआ था कि हमें देखना है चोल एम्पायर कैसे क्या बना। तो पहले जो है मुतरियार का एरिया था, कावेरी डेल्टा, जो सबऑर्डिनेट थे पहले खुद। देन वो एरिया किसने छीन लिया? चोल फैमिली से आए थे जो थे विजालिया, उन्होंने वो एरिया हथिया लिया। एरिया हत्याते से ही उन्होंने सबसे पहले क्या बनवाया? एक टाउन बनवा दिया तंजावुर। देन मंदिर बना दिया गॉडेस का, निशम्बसुदिनी का। देन उनके जो सक्सेसर है उन्होंने आगे का काम किया। उन्होंने आगे का काम क्या किया? ज्यादा से ज्यादा एरिया जीतने लग गए, है ना, अपने अंडर करने लग गए। देन उन्होंने पल्लवा और कौन सा, पांड्या और पल्लवा का एरिया भी जीतने लग गए। तो अपना एम्पायर बड़ा बड़ा अच्छा बड़ा बनाने के लिए काम में लग गए। आया समझ में ना इतना? आगे बढ़ते हैं। Raja I, considered the most powerful Chola ruler, became king in 985 and expanded control over most of these areas। अगर हम बात करें किसकी? राजा I की। नाम से ही आप समझ जाइए ये क्या है भाई? मोस्ट पावरफुल चोल किंग बोलते थे इसको। चोल रूलर में सबसे पावरफुल इनको बोला जाता था। होता है ना कि भाई राजा महाराजा तो बहुत आते हैं उस डायनेस्टी के, बट बोलते हैं ना कि सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? ये हम कहते हैं ना कि जिसका रोल सबसे ज्यादा रहा है। तो ऐसे ही चोल साम्राज्य में सबसे अच्छा रोल, जो अच्छा मोस्ट पावरफुल चोल रूलर कौन थे? राजा I। नाम से ही समझ में आ रहा है, राजा I। तो आपको अगर याद आ रहा हो, कभी भूल जाओ ना कि भाई चोल एम्पायर के फेमस जैसे क्वेश्चन आ जाए, तो आप ये समझना एक था जिसके आगे वन था और नाम में ही राजा, दो बार जिसके नाम में राजा हो, फिर वो फर्स्ट नंबर 1 भी लिखा हो, तो आप समझ जाना कि भाई ये पावरफुल है। तो राजा I क्या थे? पावरफुल किंग थे। किसके भाई? चोल एम्पायर के। बिकेम किंग कब बने? 985 में किंग बने। एंड एक्सपैंडेड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दीज एरियाज। बहुत से एरियाज में अपना क्या है? कंट्रोल एक्सपांड करा, कंट्रोल बढ़ाने लग गए। ठीक है। ही ऑल्सो रीऑर्गेनाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। फिर उन्होंने क्या करा भाई? जो एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन था उनके एम्पायर का, उसको भी प्रॉपर से रीऑर्गेनाइज किया, मतलब चीजों को अच्छे अच्छे से सेट किया, ऑर्गेनाइज करा, सेट करने लगे। ठीक है भाई। Rajaraja's son Rajendra I continued his policies and even invaded the Ganga Valley, Sri Lanka and countries of Southeast Asia, developing a navy for these expeditions। अब भाई जैसे पिताजी वैसे ही बेटा जी। अब पिताजी ने तो अपना एरिया बढ़ाया, साथ में जो उनके बेटे आए, कौन आए? राजा के सन राजेंद्र I। इनके भी आगे 1 लगा है, तो राजेंद्र I आए। उन्होंने भी अपने डैड की तरफ सेम पॉलिसीज को फॉलो किया। कैसी पॉलिसीज? अपने जो एम्पायर को बड़ा करना। तो ये क्या करने लगे भाई? कंटिन्यूज इस पॉलिसीज एंड इवन इन्वेडेड द गंगा वैली। अब क्या क्या जगह ये लोग जीतने लगे भाई? इन्होंने गंगा वैली को भी जीता, श्रीलंका को भी जीता, और कंट्रीज जो थी साउथ ईस्ट एशिया की उसको भी जीता। चलो बहुत बढ़िया। और डेवलपिंग अ नेवी फॉर दीज एक्सपेडिशन, और नेवी वगैरह की फैसिलिटीज ये भी डेवलप करी। तो आप समझ सकते हैं कितना वास्ट एम्पायर भाई। श्रीलंका का एरिया, यहाँ से साउथ ईस्ट एशिया, ये सारा एरिया, और कावेरी अपना गंगा वैली का एरिया पूरा जीतने के लिए ये लोग लग गए, मतलब पूरा लगभग जीत लिया। तो आप समझ रहे मतलब कितना ज्यादा, कितना अच्छा वो रहा होगा। आया समझ में? आगे बढ़े चलिए। स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स। अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने ये पढ़ा कि कैसे ये लोग आए, है ना। पहले जो विजालिया ने एम्पायर खड़ा किया, उसके बाद उसको और बड़ा करते गए उसके सक्सेसर। देन हमने देखा था मोस्ट पावरफुल, क्या नाम था? कमेंट में अभी के अभी उसका नाम बताओ। मैंने बहुत अच्छी ट्रिक भी बताई थी, फटाफट से नाम बता दो। चल फटाफट से नाम बता दो, क्या नाम था वो?
क्या नाम था? राजा राजा वन, नाम में 2 बार राजा और वन, तो राजा राजा वन। आया समझ में? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ गए, मतलब अब देखते हैं स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर। अब भाई जो स्प्लेंडेड अच्छे अच्छे टेम्पल और जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स बनाए, ठीक है, किसके टाइम की बात है? ये चोल एम्पायर की बात है। हमने ये देखा कि भाई कैसे सेटअप हुआ वो समझ लिया, एम्पायर बड़ा बना है, ठीक है, और क्या क्या काम किया वो देखते हैं। Splendid temples and bronze sculpture, the big temples of Tanjavur and Gangaikonda Cholpuram। ये थोड़ा सा टफ नेम है, थोड़ा सा बोलने में, प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो पहले तो उन्होंने भाई बड़े बड़े टेम्पल्स बनाए, तंजावुर हो गया और गंगाईकोंड चोलपुरम का, बाय राजा राजा एंड राजेंद्र, इन लोगों ने ये टेम्पल्स बनवाए अच्छे बड़े बड़े, ठीक है। आर आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचरल मार्वल्स, ये कैसे थे भाई? आर्किटेक्चरल और स्कल्पचरल मार्वल्स थे, बहुत अच्छे, मतलब देखना चाहिए, बहुत ही बढ़िया काम किया। Chol temples often became the nuclei of settlements which grew around them. These were centers of craft production। भाई यहाँ पे craft production भी बहुत होता था, ठीक है। और क्या था? बहुत अच्छा सेंटर था, बहुत अच्छा सेंटर था जहाँ पे आसपास क्या सेटलमेंट होने लगी थी। मंदिर है, मंदिर के आसपास बस्तियां, घर वगैरह, टाउन जैसे छोटे छोटे घर बस्ती बसने लग गए थे। ये देखिए इतना सुंदर मंदिर, ये कौन सा मंदिर है? द टेम्पल एट गंगाईकोंड चोलपुरम, यहाँ पे टेम्पल है ये, गंगाईकोंड चोलपुरम का टेम्पल है ये। देखिए कितना प्यारा भव्य, उस टाइम के हिसाब से बहुत प्यारा सा मंदिर बनवा है। तो क्या थे भाई, ये जो चोल टेम्पल बनते थे तो ये लोग क्या करते थे, इनके आसपास का जो सेटलमेंट है वो भी बहुत अच्छा था, मतलब सेटलमेंट के लिए बहुत अच्छा फायदेमंद था ये, ठीक है। और क्या था? क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए भी बहुत अच्छी प्लेस थी। टेम्पल्स वर ऑल्सो एंडोड विद लैंड रूलर्स एज वेल एज बाय अदर्स, मतलब टेम्पल्स का ध्यान, उसकी केयर करने के लिए कि भाई एंडोड विद द लैंड बाय रूलर्स एज वेल एज बाय अदर्स, मतलब जो टेम्पल्स हैं इनके लिए जो लैंड है, सॉरी जो है इसके लिए जो लैंड कौन देता था? इनके जो भूमि है, टेम्पल्स बन रहे हैं ऑटोमेटिकली, तो ऐसा है नहीं, कोई तो अलाउ करेगा तभी तो टेम्पल्स बनेंगे। तो टेम्पल्स बनाने के लिए जो लैंड है या तो राजा महाराजा देते थे, लिखा है लैंड गिवन बाय रूलर्स, और या अदर्स कोई अच्छे जो पैसों वाले लोग होंगे, जो अच्छे, जिनकी अच्छी रेपुटेशन होगी, जो जिनके या तो भूमि स्वामी हो गए, तो वो क्या करते थे? लैंड दे देते थे। किसके लिए? ताकि टेम्पल्स वगैरह बन सके। तो राजा हो गया, कोई लोग अदर हो गए, वो टेम्पल्स के लिए लैंड दे देते थे। तो ये क्या पढ़ रहे हैं हम? स्प्लेंडेड टेम्पल्स और ब्रोंज कल्चर्स के बारे में, ये भी आगे अभी हम देखेंगे। The produce of this land went into maintaining all the specialists who worked at the temple and very often lived near it. Priests, garland makers, cooks, sweepers, musicians, dancers, etc. अब क्या था भाई? जो प्रोड्यूस रहता था, इस लैंड का जो भी प्रोड्यूस रहता था, went into maintaining all the specialists who worked at the temple, मतलब अब जो टेम्पल का प्रोड्यूस, मतलब जो भी पैसा, वेल्थ वगैरह जो भी टेम्पल में चढ़ाते थे, या नारियल चढ़ने, प्रसाद, या जो भी चीजें टेम्पल की है, वो किस लिए यूज होती थी? वो यूज होती थी भाई स्पेशलिस्ट को मेंटेन करने के लिए। अब स्पेशलिस्ट कौन है? जो काम करे भाई टेम्पल में, जो टेम्पल में काम करेंगे तो उनको भी तो हिस्सा मिलेगा उनके काम का। तो क्या भाई कौन कौन हो गए जो उनकी, और या जो टेम्पल के आसपास भी रहते थे, तो कौन कौन भाई काम कर रहे हैं? तो प्रीस्ट हो गए, पंडित वगैरह हो गए, गार्लैंड मेकर्स हो गए, है ना, कुक्स हो गए, स्वीपर्स हो गए, म्यूजिशियंस एंड डांसर्स। ये क्या है? ये मंदिर के अंदर काम कर रहे हैं या मंदिर के आसपास ये लोग हैं, तो उन्हीं को जो प्रोड्यूस नहीं होता था मंदिर से, जो भी चीजें मिलती थी, निकलती थी, पैसा हो गया, है ना, जो चढ़ावा हो गया, या कुछ भी प्रसाद, जो भी चीजें खाने पीने की, जैसा फल फ्रूट्स लोग चढ़ाते हैं, जो भी रहता होगा, तो इन्हीं लोगों के लिए यूज होता था, आसपास के लोगों के लिए बेसिकली यूज किया जाता था। जैसे हम देखते ना, बेच दिया या वेस्ट कर दिया, तो नहीं, जो भाई रक्षा कर रहे हैं, मंदिर की केयर कर रहे हैं, जो मंदिर को संभाल रहे हैं, तो उनके लिए दे दिया जाता था। तो ये अच्छी बात थी। In other words, temples were not only places of worship, they were the centers of economic, social and cultural life। अगर हम ये देखें, क्या देखें कि भाई जो टेम्पल्स हैं ना, जो मंदिर है, सिर्फ पूजा करने की ही जगह नहीं थी कि जहां सिर्फ पूजा हो रही है, सिर्फ लोग आ रहे हैं और पूजा रही, क्या थी? They were द सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ। भाई वो सेंटर थे, कैसा कि कैसी इकोनॉमिक लाइफ होगी, कैसी सोशल और कल्चरल लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा सेंटर था क्या? टेम्पल। ठीक है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि जो चोल एम्पायर के टाइम के जो टेम्पल्स थे तो किन यूज आते थे, क्या सिर्फ वो मतलब ये कि पूजा के लिए यूज होते थे, मतलब पूजा हो रही इसीलिए फेमस थे, इसीलिए खास थे? नहीं, वहां पे और क्या खास थी कि वहां पे इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, सोशल और कल्चरल लाइफ का भी डेवलपमेंट हो रहा था। कैसे हो रहा था? इकोनॉमिक सेंटर, ये सोशल सेंटर कैसे थे कि भाई जो भी मंदिर का प्रोड्यूस है, आसपास की जो सेटलमेंट है उनमें यूज हो रहा है, या जो मंदिर को मेंटेन कर रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छे से यूज हो रहा है। तो आया समझ में? आ गया ना? आगे बढ़े, उससे पहले लाइक कर दो, उससे पहले लाइक कर दो भाई। इतनी अच्छी बात जानी हमने कि कैसे कितना अच्छी काम करते थे भाई, उन्हीं के लिए वो चढ़ावा वगैरह जो भी प्रोड्यूस है यूज करना, ये तो अच्छी बात है।
Amongst the crafts associated with temples, the making of bronze images was the most distinctive. अगर हम बात करें जो क्राफ्ट एसोसिएट रहते थे किससे, टेम्पल से, जो भी क्राफ्ट टेम्पल से एसोसिएटेड रहते थे, क्योंकि क्राफ्ट पर्सन भी वहीं पर ही काम करते थे, ठीक है। तो मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेजेस वाज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव। क्राफ्ट वगैरह, आर्ट एंड क्राफ्ट की जो चीजें चल रही हैं, बट एक बहुत फेमस, जो बहुत ही खास, जो वर्ल्ड में भी वन ऑफ द खास मानी जाए, समझ लो, तो कौन सी थी वो, ब्रॉन्ज इमेजेस, जो बहुत ज्यादा फेमस थी, बहुत ज्यादा खास थी। ये दिख रही है आपको, ये चोल ब्रॉन्ज स्कल्पचर, इस टाइप का ब्रॉन्ज इमेज है, दिख रही है कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत। तो क्या थी, ब्रॉन्ज इमेज है जो बहुत ही डिस्टिंक्टिव, बहुत ही खास। चोल ब्रॉन्ज इमेजेस आर कंसिडर्ड अमंग्स द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। इन्हें क्या माना जाता था भाई, वर्ल्ड में फाइनेस्ट, बहुत बढ़िया। तो चोल की जो ब्रॉन्ज इमेजेस थी, इनको भाई फाइनेस्ट वर्ल्ड में, मतलब दुनिया में बहुत ही प्यारा, बहुत ही मस्त माना जाता था। वाइल मोस्ट इमेजेस वर ऑफ डाइटीज, समटाइम्स इमेजेस वर मेड ऑफ डिवोटीज एज वेल। मतलब ये तो ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट की तरफ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे पूछा जाए कि वहां पे जो इमेजेस है, जो भी इमेजेस बन रही है, वो सिर्फ क्या भगवान की बनती थी या भक्तों की भी बनती थी, तो नहीं, भगवानों की इमेजेस के साथ साथ भाई भक्तों की भी इमेजेस कभी कभी बना दी जाती थी। लिखा है ना कि द मोस्ट ऑफ द इमेजेस वर ऑफ डाइटीज, समटाइम्स इमेजेस वर मेड ऑफ डिवोटीज एज वेल। डिवोटीज की भी इमेजेस बना दी जाती थी। आया इतना समझ में? क्या पढ़ा हमने भाई, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि भाई ब्रॉन्ज स्टेच्यू भाई बहुत फेमस, अपना स्कल्पचर या इमेजेस उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस था, बहुत ही अच्छा काम करते थे। तो वर्ल्ड में भी इनको क्या है, नंबर 1, वर्ल्ड में भी मतलब फाइनेस्ट आर्ट की तरह माना जाता था, मतलब फाइनेस्ट स्कल्पचर या इंपॉर्टेंट कह लीजिए, चोल की जो इमेजेस है बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट मानी जाती थी, वर्ल्ड में फाइनेस्ट मानी जाती थी बेसिकली। अब इस इमेजेस में हम ये कहें कि सिर्फ भगवान की बनती थी, तो नहीं। मेरे साथ में आप कमेंट में क्या लिखोगे कि इमेजेस भाई भगवान के साथ साथ जो डिवोटीज है, भक्त जने, उनकी भी बनाई जाती थी। अभी के अभी कमेंट में लिखो तो याद हो जाएगा, यही की यही लिखो फटाफट से। आया समझ में? अब हम देखेंगे एग्रीकल्चर और इरिगेशन का कैसा क्या था। Many of the achievements of the Chols were made possible through new developments in agriculture। भाई जो बहुत से क्लियरली लिखा है, मैनी ऑफ द अचीवमेंट्स, जो इतने सारे अचीवमेंट्स है चोल्स के, वो पॉसिबल कैसे हो पाए, वो पॉसिबल हो पाए थ्रू न्यू डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। भाई एग्रीकल्चर में जो नए नए डेवलपमेंट हुए ना, उनके कारण, क्योंकि इनका जो मेजर फोकस था वो एग्रीकल्चर की तरफ बहुत ज़्यादा था, तो भाई इसके कारण से उनका जो बहुत संपन्न जो एम्पायर था वो इसलिए भी था कि जो उनके मेजर अचीवमेंट है किसके कारण, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के कारण। ठीक है भाई। The river Kaveri branches off into several small channels before emptying into the Bay of Bengal। भाई जो कावेरी क्या थी, भाई कावेरी डेल्टा में सबसे पहले हाथी आया था कि नहीं हाथी आया था, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, अगर याद है कि कावेरी डेल्टा मुतरियार के पास था, तो उनको विजयलया ने क्या करा था, हथिया लिया था। तो कावेरी जो रिवर है वो किसके पास आ गई भाई, वो इनके पास आ गई। किनके पास आ गई, चोल एम्पायर के पास। तो जब चोल एम्पायर के पास कावेरी नदी आ गई तो अच्छी बात है। तो जब वो भाई बे ऑफ बंगाल में बहे, इससे पहले लोग क्या कर देते थे भाई, अलग अलग स्मॉल चैनल्स बना देते थे बिफोर एम्प्टिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। मतलब अगर वो बे ऑफ बंगाल में बह रही है तो कुछ छोटे छोटे चैनल्स बना लिए, ताकि वो चैनल्स के थ्रू जब पानी इधर उधर खेतों में चले जाए, वो तो बहेगा बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में तो पानी जाएगा ही, बहेगा ही, बट अगर इधर उधर उससे पहले ही चैनल्स बना ली जाए कि पानी डायरेक्ट बहने से अच्छा, जैसे हम करते ना पाइप में, अगर हम थोड़ा सा होल कर दें तो इधर उधर पानी जाता है कि नहीं जाता, जो एक फ्लो में पाइप में जा रहा है, अगर हम इसे छोटे छोटे छेद कर दे तो इधर उधर बहने लग जाएगा। तो ऐसे ही क्या करते थे, चैनल्स बना देते थे, ताकि जो पानी है डायरेक्टली बे ऑफ बंगाल में तो जा रहा है, बट इधर उधर भी बह जाए, तो इरिगेशन पर्पस या उसके लिए काम आएगा। These channels overflow frequently depositing fertile soil on their banks। अब ये चैनल्स के कारण क्या होता था भाई, ओवरफ्लो फ्रीक्वेंटली, मतलब जो है फ्लो चलता रहता था इनका फ्रीक्वेंटली, क्योंकि पानी नदी लगातार बह रही है, चल रही है, तो नदी का जो पानी वो भी लगातार इधर उधर बहता रहेगा, चलता रहेगा। तो किसके लिए बढ़िया था भाई, वो डिपॉजिटिंग फर्टाइल सॉइल ऑन देयर बैंक्स, मतलब जो किनारों पर जो पानी जमा रहता होगा, तो भाई सॉइल के फर्टिलिटी के लिए, उपजाऊ जो मिट्टी के लिए बहुत ही अच्छा था ये। तो क्या दिख रहा है आपको भाई, क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इतना ज़्यादा बढ़िया था। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? इनका फोकस एग्रीकल्चर था, तो एग्रीकल्चर में बहुत था, इसके डेवलपमेंट में बहुत था। तो क्या था, इनका जो एम्पायर का मेजर अचीवमेंट वो एग्रीकल्चर के कारण ही था, क्योंकि आप देख रहे हैं कितनी सारी चीज़ें इन्होंने करी कि भाई अलग अलग डेवलपमेंट्स के साथ में इन्होंने भाई कावेरी नदी जो बह के जा रही है बे ऑफ बंगाल में, तो पहले ही चैनल बना लिए, ताकि जो पानी इधर उधर चले जाए तो मिट्टी वगैरह की नरिशमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आया समझ में? आगे बढ़े। ये देखिए, ये क्या है, ये भी उसी से रिलेटेड है कि एक 9th सेंचुरी में स्लुइस गेट बनाया हुआ है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में क्या है, तमिलनाडु में चोल एम्पायर था,
समझ में आया? तभी तमिलनाडु की बात कर रहे हैं। इट रेगुलेट द आउटफ्लो of water from a tank into the channels that irrigate the fields. A sluice gate is traditionally a wood or metal barrier which is commonly used to control water levels and flow rates in rivers and canals. अब ये क्या होता है, ये कंट्रोल चेक करता है, मतलब पानी कहीं ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा, आउटफ्लो तो नहीं हो रहा, कितने लेवल में क्या बह रहा है, तो ये सब चेक करने का काम स्लुइस गेट करता था। ये एक इरिगेशन पर्पस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वो चीज थी। आया समझ में? ये कब की बात है, कहाँ का है भाई? 9th सेंचुरी में, ये तमिलनाडु का। तमिलनाडु के अंदर किसका राज था भाई? चोल एम्पायर का। आगे बढ़े, चलिए। वाटर फ्रॉम द चैनल्स ऑल्सो प्रोवाइड्स द नेसेसरी मॉइस्चर फॉर एग्रीकल्चर, पर्टिकुलरली द कल्टिवेशन ऑफ राइस। अब क्या था, अब जो भाई वाटर था, जो चैनल से वाटर जाता था ना, जो पानी, ये क्या था, प्रोवाइड करता था नेसेसरी मॉइस्चर, जरूरी मॉइस्चर फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉइस्चर प्रोवाइड करता था। पर्टिकुलरली द कल्टिवेशन ऑफ राइस, और कल्टिवेशन राइस की खेती के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। तो क्या था भाई, जो वाटर चैनल्स थे ना, अब कावेरी नदी बह रही है, चैनल्स बना लिए, तो पानी इधर उधर जा रहा है, तो क्या हो रहा है, नेसेसरी जो मॉइस्चर, जो ज़रूरत थी कि मॉइस्चर रहता था, जो भाई खेतों में जा रहा है पानी, तो एक नमी बनी रहती है मिट्टी में, तो खेतों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो ये भाई राइस की फसल के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता था। Although agriculture had developed earlier in the parts of Tamil Nadu, it was only from 5th or 6th century that this area was opened up for large scale cultivation. अगर देखा जाए एग्रीकल्चर लेवल की, तो भाई क्या था कि ये जो एग्रीकल्चर है, हालांकि had developed earlier in other parts of the तमिलनाडु, भाई तमिलनाडु के अर्लियर पुराने, मतलब पहले से ही काफी ज्यादा फेमस, मतलब ज्यादा उग चुका, मतलब एग्रीकल्चर के लिए बहुत बढ़िया था। कब? इट वॉज ओनली फ्रॉम द 5th और 6th सेंचुरी, मतलब 5th और 6th सेंचुरी से ही काफी ज्यादा एग्रीकल्चर को लेके चीजें यहाँ पे बढ़िया होने लगी थी, काफी ज्यादा एरिया एग्रीकल्चर कल्टीवेशन के लिए मिलता था। लिखा है ना, दिस एरिया वाज ओपन अप फॉर लार्ज स्केल कल्टीवेशन, मतलब ज्यादा से ज्यादा फार्मिंग करने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए एरिया काफी ज्यादा खुला हुआ था, काफी सारी जगह थी। ठीक है, कब की बात हो रही? 5th और 6th सेंचुरी की। Forest had to be cleared in some regions, land had to be leveled in other areas. कभी कभी कहीं कहीं क्या होता था भाई, फॉरेस्ट वगैरह को क्लियर कर दिया गया था, जंगलों की कटाई कर दी जाती थी, ताकि क्या हो, ज्यादा से ज्यादा खेती बाड़ी हो, ज्यादा से ज्यादा अनाज का उत्पादन हो, अनाज वगैरह उगाया जाए, अनाज वगैरह हो, फल फ्रूट या प्लांट जो भी लगाया जाए, तो ज्यादा से ज्यादा खेती हो, तो फॉरेस्ट को काट दिया जाता था। भाई फॉरेस्ट की कुर्बानी देखिए, भाई पेड़ अनाज उगाए जाते थे। ठीक है, और कुछ कुछ एरिया में क्या करा जाता था, लैंड को लेवल किया जाता था, ताकि लेवल करके क्या होगा, आराम से उसमें खेती हो पाएगी। तो आप देख रहे हैं ना कितना ज्यादा इन लोग का फोकस किस पे है, अच्छे से एग्रीकल्चर हो, इरिगेशन हो, इस पर इनका ज्यादा फोकस था, ताकि ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो। तो किसका फायदा भाई? इन्हीं का फायदा। इसीलिए तो इनके अचीवमेंट में सबसे बड़ा हाथ इसका था। आया समझ में इतना कि नहीं आया? आगे बढ़े, चलिए। In the delta region, embankments had to be built to prevent flooding and canals had to be constructed to carry water to the fields. In many areas, 2 crops were grown in a year. अब क्या होता था भाई, कावेरी डेल्टा का जो रीजन था, कावेरी डेल्टा रीजन, हम डेल्टा रीजन किसकी बात हो रही? कावेरी की। ऑब्वियसली वहां पे कावेरी रिवर जो थी, जिसको सबसे पहले विजय ने हथियाया था मुतरिहर से, अगर याद आ रहा हो, तो क्या करते थे, एम्बैंकमेंट्स बना देते थे, मतलब किनारा बना दिया। ठीक है, क्या करा, एम्बैंकमेंट्स हैड टू बी बिल्ट टू प्रिवेंट फ्लडिंग, मतलब किनारा बना दिया, ताकि क्या है, एकदम से बहाव में जो डेल्टा का जो पानी आ रहा है, नदी का जो पानी आ रहा है, एकदम से क्या है, फ्लड ना ले आए, बाढ़ ना ले आए, तो फ्लो थोड़ा सा रोकने के लिए, स्टॉपेज के लिए क्या बना देते थे, किनारा बना देते। साथ में कैनल्स भी बना दिए, चैनल्स बना दिए, तो चैनल्स के थ्रू पानी धीरे धीरे रिसता हुआ इधर उधर अपनी जगह ब्रांच से बनाता हुआ भाई खेतों पे जा रहा है, तो ये भी बहुत अच्छा काम करते थे। एंड कैनल्स हैड टू बी कंस्ट्रक्टेड टू कैरी वाटर टू द फील्ड्स, कैनल्स के थ्रू पानी जो है फील्ड्स में चला जाता था, और पानी बहे ना, बाढ़ ना आए, तो क्या करते थे भाई, किनारा बना देते थे। तो कितनी स्मार्ट स्ट्रेटेजी यूज करते थे। इन मैनी एरियाज 2 क्रॉप्स वर ग्रोन इन अ ईयर, और कहीं कहीं एरियाज में तो भाई 2 क्रॉप्स जो है साल में 2 क्रॉप्स भी उगा ली जाती थी। आया समझ में? क्योंकि भाई कल्टीवेशन के लिए लार्ज एरिया मिल रहा है, पानी वानी का कितना सही उपयोग हो रहा है, कि बह के तो जा ही रहा है, कहाँ पे जा रहा है, बे ऑफ बंगाल में जा रहा है, बट पहले से कैनल्स बना दो, ताकि जब पानी इधर उधर चैनल्स के थ्रू क्या कहाँ चले जाए, फील्ड्स में चले जाए। In many cases, it was necessary to water crops artificially. अगर देखा जाए तो कई कई केसेस में पानी की जरूरत आर्टिफिशियली भी पड़ती थी। आर्टिफिशियली, अरे भाई आर्टिफिशियल मैम ये कहाँ से आ गया? आर्टिफिशियल यानी नकली। नकली ऐसे मतलब कि भाई हम जैसे नेचुरल इरिगेशन के लिए हम ये सब चीजें यूज करें, तो आर्टिफिशियल वे में भी यूज करा जाता था। अब वो कैसे देखते हैं, अ वेराइटी ऑफ मेथड्स वर यूज फॉर इरिगेशन, बहुत से तरीके इरिगेशन के लिए यूज होते थे। वेराइटी ऑफ मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स इरिगेशन के लिए यूज होते थे। इन सम एरियाज वेल्स वर डग, और किसी किसी एरिया में भाई कुएं वगैरह खोद दिए जाते थे, टैंक्स बना दिए जाते थे, ताकि इसमें क्या हो भाई, जो है
बारिश का पानी स्टोर हो तो ये आर्टिफिशियल हो गया ना, मतलब कैसे टैंक्स हमने बनाए, नेचुरली रिवर तो नहीं है ना, समुद्र तो नहीं है, टैंक्स हमने बनाए, तो इसमें क्या होता था, पानी स्टोर हो जाता था। तो ये आर्टिफिशियल फॉर्म में फिर बाद में इरिगेशन का यूज होता था, क्योंकि भाई खेती के लिए लैंड है, उससे क्या करना, पानी भी तो चाहिए सिंचाई के लिए। अब जहाँ कैनल्स वगैरह के थ्रू जा रहा है तो इट्स वेल, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। बट जहाँ नहीं है तो भाई आर्टिफिशियली जैसे गड्ढे वगैरह कर दिए, टैंक्स बना दिए, कुएं बना दिए, तो पानी वहां पे स्टोर हो जाता था, बाद में इरिगेशन के लिए यूज होता था। तो ये क्या दिखा रहा है इनका, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन डेवलपमेंट। आया समझ में? किसका पढ़ रहे हैं हम इतना सारा, हम पढ़ रहे हैं चोल एम्पायर के बारे में, ये नहीं भूलना है, ठीक है। In other places, huge tanks were constructed to collect rain water. जैसे कि मैंने कहा ना कि भाई कहीं कहीं जगह पे in other places बड़े बड़े टैंक्स बनाए जाते थे ताकि जो है रेन वाटर को क्या कर सके, रेन वाटर को कलेक्ट कर सके, तो बड़े बड़े से टैंक्स बना दिए। Remember that irrigation works require planning, organizing labor and resources. अब भाई क्या था, क्या प्रॉपर इरिगेशन के लिए बहुत सी चीजें चाहिए, प्लानिंग चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। तो कैसी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग लेबर, मतलब लेबर कैसे हो, कितने लेबर चाहिए मजदूर काम करने के लिए ताकि इरिगेशन का काम अच्छे से हो सके, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, साधन संसाधन चाहिए, तो वो सबको भी प्रॉपर मेंटेन करने की जरूरत पड़ती थी। क्यों, इरिगेशन के लिए। मेंटेनिंग दीज वर्क्स एंड डिसाइडिंग ऑन हाउ वाटर इज टू बी शेयर्ड, इनको प्रॉपर से मतलब मेंटेन करना, और कैसे पानी को शेयर करा जाएगा। भाई अगर वाटर स्टोर कर रहे हैं टैंक में तो उन्हें कैसे कैसे, कहाँ भाई कहाँ ज़रूरत है, किस किस खेत में डाला जाए, सिंचाई के लिए कहाँ कहाँ में पानी छोड़ना चाहिए, कहाँ के लिए यूज़ करना चाहिए, तो ये प्रॉपर मेंटेनिंग सब कुछ को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें होती थी। किसके लिए, इरीगेशन के लिए। मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स एज वेल एज पीपल लिविंग इन विलेजेस took an active interest in these activities, और बहुत सारे जो रूलर्स थे नए नए जो आए थे तो उनका ध्यान इन चीज़ में बहुत अच्छे से था, इसीलिए इतना ज़्यादा संपन्न इलाका था कि भाई जो नए रूलर्स आए, जो लोग थे आसपास के विलेजेस में, ये एक्टिव इंटरेस्ट दिखाते थे। किसमें, एक्टिविटीज़ में। कैसी एक्टिविटीज़ में, भाई कैसे इरिगेशन फैसिलिटीज़ करना, कैसे प्रॉपर पानी जो है खेतों में छोड़ा जाए ताकि खेत फसलें सब बढ़िया रहे, मिट्टी बढ़िया रहे। तो ये जो भी सारी एक्टिविटीज़ रिलेट रहती थी, किससे रिलेटेड, एग्रीकल्चर और किससे, इरिगेशन से रिलेटेड, इसमें बहुत इंटरेस्ट लेके अपना पार्ट करते थे, मतलब हिस्सा लेते थे और काम करते थे। अगर इंटरेस्ट नहीं लेते तो इतने अच्छे से सब कुछ हो पाता। हम बोले ना चोल एम्पायर इतना बड़ा साम्राज्य, तो उसके अचीवमेंट में अगर हाथ एग्रीकल्चर का तो उसमें इतना इंटरेस्ट दिखाया होगा लोगों ने, तभी तो ये पॉसिबल है। बिना इंटरेस्ट के क्या कुछ पॉसिबल है, आप मुझे कॉमेंट में बताइए, क्या बिना इंटरेस्ट के कोई भी चीज़ पॉसिबल होती है? नहीं भाई, इंटरेस्ट क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट रखना पड़ता है, तभी मज़ा आता है ना काम करने में, और उसका अच्छा रिजल्ट भी मिलते हैं। आया समझ में? तो ये हमने क्या पढ़ा, ये हमने पढ़ा किसके बारे में, हमने ये पढ़ा एग्रीकल्चर और इरिगेशन के बारे में। एक बार रिपीट करें, एक बार रिवाइज करें, फटाफट से देख लेते। देखिए क्या था भाई, बहुत से अचीवमेंट जो चोल्स के थे किसके थ्रू पॉसिबल हो पाए, एग्रीकल्चर के थ्रू, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के थ्रू। उनका फोकस एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा रहता था, तो क्या करा था उन्होंने, भाई फॉरेस्ट भी क्लियर करा लिए थे, कहीं कहीं तो लैंड भी कैसे करा लिए थे, लैंड को भी लेवल करा लिए थे ताकि ज्यादा से ज्यादा खेती बाड़ी हो सके। और फिर क्या था भाई, कावेरी डेल्टा का जो रीजन उनके अंडर था तो कैनल्स बना लिए थे उन्होंने। ऐसा करा था कि कावेरी अगर बे ऑफ बंगाल में बह के जा रही नदी तो अलग अलग चैनल्स बनवा ली ताकि पानी जो बह के फील्ड्स वगैरह में चले जाए, तो भाई राइस कल्टीवेशन या और भी खेती बाड़ी के लिए अच्छा यूज होता था। इवन हमने ये भी देखा कि साल में एक से ज्यादा 2 क्रॉप्स भी उगाई जाती थी। आया समझ में? और अच्छी बात है कि लोग भी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से इसके लिए काम करते थे, मेहनत करते थे, चाहे नए रूलर्स हो गए, आसपास के विलेज के लोग हो गए, तो बहुत ही स्मार्टली इरिगेशन और किसका काम करते थे भाई, एग्रीकल्चर का काम करते थे। साथ में हमने और क्या देखा, हमने ये भी देखा कि आर्टिफिशियल तरीके से भी इरिगेशन होता था। वो कैसे भाई, टैंक्स बनवा लिए, कुएं बनवा लिए। आया समझ में? इतना आया समझ में, तब जाके 4th टॉपिक पे जाएंगे। आया समझ में कि नहीं आया? आया तो लाइक करो, फटाफट से लाइक करो, कमेंट करके बताओ। स्टार्ट करें द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, करें शुरू। चलिए, हाउ वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है पंचायत बोलिए, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन। प्रशासन कैसे चलता था, ठीक है। तो भाई जो एडमिनिस्ट्रेशन है कैसे ऑर्गेनाइज हुआ, प्रॉपर तरीके से कैसे चलता था, ऑर्गेनाइज कैसे करते थे, ये देखना है। सेटलमेंट्स ऑफ द पीजेंट्स नोन एज और, पीजेंट के सेटलमेंट को क्या बोला जाता था? ये जो सेटलमेंट है पीजेंट का, ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। हमने एमसीक्यूज में भी किया था, पीजेंट के सेटलमेंट को हम उर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेरे साथ अभी के अभी आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में लिखो, कॉपी है जो भी है, माइंड में रिकॉल करना नहीं, लिखो तो एक्शन में होगा चीजें। तो क्या करो भाई, पीजेंट के जो सेटलमेंट को उनको बोलते हैं उर। आया समझ में? became prosperous with the spread of irrigation agriculture। भाई जो थे पीजेंट था, जो सेटलमेंट के लोग थे, उनका क्या हुआ था, बहुत ज्यादा प्रॉस्परस, बहुत बढ़िया हो गए थे। क्यों हो गए थे? कि भाई जो स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर, मतलब इतना ज्यादा सिंचाई होना, एग्रीकल्चर का काम होना, तो भाई
पैसा किसके पास नहीं आएगा, पैसा उसी के पास तो आएगा जो खेती बाड़ी का काम करे, क्योंकि पता ही है कि एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में इतना ध्यान दिया जा रहा है, इतनी सारी चीजें हो रही, नेचुरल तरीके से पानी मिल रहा है कावेरी वगैरह के थ्रू, तो कितना सब कुछ बढ़िया है, फसलें उग रही हैं, फसलें उगेगी तो पैसा भी तो आएगा ना। तो भाई क्या था, हर चीज बहुत प्रॉस्परस, बहुत फ्लोरिश थी, ठीक है। किसके सेटलमेंट की, किसकी बात हो रही, और ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फॉर्म लार्ज यूनिट्स कॉल्ड नाडू। अब क्या था भाई, इन जो विलेजेस है ना, जो पीजेंट से ग्रुप का हम बोल रहे, तो ये जो विलेजेस है, इन विलेजेस का ग्रुप को जो एक बड़ी यूनिट क्रिएट करते थे उनको हम नाडू बोलते थे। जब जो गांव का ग्रुप है, विलेजेस का ग्रुप है, ये बनाते थे एक बड़ी यूनिट, क्या फॉर्म करते थे, बड़ी यूनिट, उसको हम बोलते थे नाडू। आया समझ में, इसको क्या बोलते थे हम, उसको हम बोलते थे नाडू। आगे बढ़े तो क्या है, अभी हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एम्पायर है, कैसे प्रशासन चलता था, तो क्या है भाई, चीजें कैसे ऑर्गेनाइज थी। उसके बाद हमने देखा कि भाई जो पीजेंट के सेटलमेंट को उसको उर बोलते थे, साथ में कैसा था, प्रॉस्परस, बहुत अच्छा बढ़िया था। और जो विलेज का ग्रुप था, उन ग्रुप को हम क्या बोलते थे, लार्जर यूनिट बना के नाडू। आगे बढ़े, चलिए। The village council and the Nadu performed several administrative functions including dispensing justice and collecting taxes. अब एक काम क्या करते थे भाई, जो विलेज काउंसिल थी ना, जो गांव की काउंसिल थी, और जो नाडू, नाडू कौन थे, अब भी जस्ट हमने पढ़ा था, याद है कि भूल गए, जस्ट पिछली स्लाइड में लास्ट पॉइंट था, जस्ट अभी 1-2 सेकंड पहले ही पढ़ा था। नाडू जो विलेजेस का ग्रुप है, उन लोग जब वो लार्जर यूनिट बनाते, बड़ी यूनिट बनाते, तो उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें हम नाडू बोलते हैं। तो जो विलेज काउंसिल थी एंड द नाडू परफॉर्म सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, भाई उन्होंने काफी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को परफॉर्म करा, भाई ठीक है, अच्छी बात है। सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस का काम करते थे, जैसे जस्टिस करना और टैक्स कलेक्ट करना, मतलब प्रशासन के काम करते थे। कौन, ये जो विलेज की काउंसिल थी, गांव की काउंसिल, और ये जो नाडू एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का काम करते थे। कैसे करेंगे भाई, अगर किसी को न्याय चाहिए, जस्टिस वगैरह देना, साथ में टैक्स वगैरह कलेक्शन का काम भी ये लोग करते थे। रिच पीजेंट्स एक्सरसाइज कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द नाडू अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल चोल गवर्नमेंट। अब क्या था भाई, जो अमीर, जो रिच पीजेंट थे, अमीर तो थे, हमने देखा ना प्रॉस्परस हो गए थे, क्यों, क्योंकि इतना ज्यादा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इरिगेशन डेवलपमेंट था, तो भाई बढ़िया पैसों वाले हो गए थे। तो जो रिच पीजेंट थे, एक्सरसाइज कंसिडर्ड कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द नाडू, मतलब इनका ध्यान किस पे रहता था, ये किसके कंट्रोल, मतलब अफेयर्स, जो भी काम चल रहा है नाडू का, उस पर ये अपनी नजर रखते थे, उसको मतलब एक्शन में लाने का, कैसे क्या करना है, नाडू जो काम कर रहे हैं उनको बताने का, करने का काम कौन करते थे, भाई जो रिच पीजेंट्स होते थे, ठीक है, अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल चोल गवर्नमेंट। और ये सब पे ध्यान कौन रखता था भाई, इनका नेता कौन रखेगा, चोल सरकार, जो चोल साम्राज्य की गवर्नमेंट। अगर मानो हमने किसी को अपने अंडर अपॉइंट किया है, वो कुछ काम सुपरवाइज कर रहा है, तो ओवरऑल जो है नजर तो मैं ही रखूंगी ना, कि मैं हेड हूं, मतलब मेरा ध्यान रहेगा, सरकार मेरी है। तो ऐसे ही भाई ये सब तो चलता था, नाडू वगैरह अपना काम करते, रिच पीजेंट उनमें नजर रखते थे, जो भी काम ये लोग कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस देना, टैक्स वगैरह कलेक्ट करने का, तो इन पर अल्टीमेट जो नजर किसकी रहती थी, इनको सुपरवाइज कौन करता था, इन पे नजर कौन रखता था भाई, सेंट्रल चोल गवर्नमेंट, चोल साम्राज्य की सरकार। The Chol kings gave some rich landowners titles like Muvendavallan, Avellan or peasant serving 3 kings, Arayar, chief, etc. मतलब इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने कुछ मतलब रिच लैंड ओनर्स को, जो पैसे वाले, जो अच्छे, मतलब कह सकते हैं रिच लैंड ओनर्स, जो भाई भूमि के स्वामी हो गए, जो भूमि को, लैंड को ओन करते थे ना, भूस्वामी बोलते हैं उनको, भूमि के स्वामी बोलते हैं, तो रिच होंगे, पैसे वाले होंगे, तो उनको कुछ स्पेशल नाम दिए गए थे। किसने दिए थे भाई, चोल एम्पायर के किंग्स वगैरह ने कुछ दे दिए होंगे अपनी तरफ से नाम। अब क्या था, क्या टाइटल दिए थे भाई, एक टाइटल दिया था, ये रहा, ये टाइटल है मुवेंदवलन। क्या नाम, क्या है टाइटल, मुवेंदवलन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होगा अ वेलन और पीजेंट सर्विंग 3 किंग्स, मतलब ऐसा किसान, ऐसा पीजेंट जो 3 राजाओं को सर्व कर रहा है, उनके अंडर काम कर रहा है, उनके लिए काम कर रहा है। तो क्या हो गया, क्या नाम लिया था, मुवेंदवलन। और क्या था, एक था अरेयार, इसको अरेयार मत बोलना, इसका अरेयार है, जो चीफ हेड माना जाता है, ठीक है। एज मार्कर्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड इंटरेस्टेड देम विद इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट एट द सेंटर, मतलब क्या करते थे, उनको एक रिस्पेक्ट दे रहे हैं, अपनी तरफ से एक ऑनर दे रहे हैं, कि भाई आप ये काम करिए, आप पे भरोसा है, आप हमारे जो है चीज़ों को, स्टेट के जो भी चीज़ें, सेंटर के ऑफिस है, जो भी डिपार्टमेंट है, आप वो संभालो, क्योंकि आपको एडमिनिस्ट्रेशन का काम दिया हुआ है। तो एक रिस्पेक्ट की फॉर्म में उन्हें क्या दिया जाता था, इनको एक वो दी जाता था, एक टाइटल दे दिया था, मुवेंदवलन हो गया, एरेयार हो गया, तो ये सब चीज़ें दी जाती थी। क्या पढ़ रहे हैं हम, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए नाडू हमने देखा था कि लार्ज ग्रुप ऑफ जो गाँव है, उनका लार्ज ग्रुप क्या होता था, जब बड़ी यूनिट बनाता था उसे नाडू बोलते हैं। ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम करते थे। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या काम करेंगे, न्याय देना, टैक्स वगैरह कलेक्ट करना। अब इन पे मेन नजर कौन रखता था भाई, रिच जो लैंड ओनर्स है, जो रिच पीजेंट है, सॉरी,
अब इनको प्रॉपर सबको सुपरवाइज कौन करता था भाई, चोल गवर्नमेंट जो वो सुपरवाइज करती थी। देन क्या था भाई, चोल किंग ने कुछ अपने तरफ से टाइटल्स भी दिए थे, जैसे मोवेंद्रवलन, अरे यार अच्छा इनको कुछ रिस्पेक्ट, इन पे भरोसा करके इनको डिपार्टमेंट्स अलग अलग स्टेट में, जो उनका एरिया था काफी बड़ा था ना एम्पायर, तो काम करने के लिए उनको अपॉइंट करा था कि भाई आप ये एरिया संभालें, इन पे भरोसा रखते हुए इनको ये टाइटल देते हुए। इतना आया कि नहीं आया समझ में, आ गया ना, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। We have seen that Brahmins often receive land grants और ब्राह्मणदेय। हमने ये देखा था कि भाई ब्राह्मण्स को क्या मिलता था, लैंड मिलता था। ब्राह्मण्स को कई बार लैंड ग्रांट होते थे, जिसको क्या बोला जाता था, जिसको ब्राह्मणदेय बोला जाता था, जिसको क्या बोला जाता था, ब्राह्मणदेय। जब भी किसी ब्राह्मण को लैंड मिलता है उसको हम क्या बोलेंगे, ब्राह्मणदेय। याद रखना, इट्स एन इंपॉर्टेंट लाइन, ओके। As a result, a large number of Brahmin settlements emerged in the Kaveri Valley as in the part of South India. इसीलिए अगर हम देखा जाए ना, जब इतने ब्राह्मण से अच्छा काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी साथ दे रहे हैं, है ना, न्याय वगैरह में भी कह लीजिए उनके इतना इंपॉर्टेंस है, साथ में इंपॉर्टेंस तो है, उनको लैंड वगैरह ग्रांट किया जा रहा है, तो जिसे क्या बोलते हैं, जिसे ब्राह्मणदेय बोलते हैं। तो उस एरिया में, कावेरी वैली के जो एरिया था पास आसपास में, काफी इनका सेटलमेंट बड़ा इमर्ज हो गया था, बन गया था। कहाँ पे, और अदर पार्ट्स, क्या, साउथ इंडिया के अदर पार्ट्स में भी, तो मतलब कावेरी वैली के आसपास और साउथ इंडिया के अदर पार्ट्स में भी मतलब ब्राह्मण्स के काफी लैंड्स हो गए थे। क्यों, क्योंकि भाई इन्हें तो लैंड ग्रांट होते थे, लैंड मिलते थे। अब इतने लैंड मिल रहे हैं अलग अलग ब्राह्मण से, इतना सारा सेटलमेंट अगर ओवरऑल देखा जाए तो मतलब कह सकते काफी ज्यादा ब्राह्मण्स के लैंड इन एरियाज में देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई। ईच ब्राह्मणदेय वाज लुक्ड आफ्टर बाय एन असेंबली और सभा। अब जो एक ब्राह्मणदेय है, ईच ब्राह्मणदेय मतलब ब्राह्मणदेय क्या होता है, जो लैंड ब्राह्मण को दिया जाता है तो उस लैंड को, उस लैंड पे नजर कौन रखता था, उसको ध्यान कौन रखता था भाई, लुक्ड आफ्टर बाय, उसका ध्यान रखने के लिए एक असेंबली होती थी या एक सभा होती थी। क्या बोलते थे, एक असेंबली या सभा होती थी ऑफ प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड ओनर्स, जो जिसमें प्रोमिनेंट ब्राह्मण और लैंड ओनर्स, ब्राह्मण लैंड ओनर्स रहते थे। मतलब जो ब्राह्मण थे लैंड ओनर्स कैसे बन गए, उनको तो वो मिल गया ना लैंड, इसीलिए तो सभा और असेंबली होती थी, जो क्या करती थी, जो ब्राह्मणदेय है, जो लैंड है उस पर ध्यान रखने के लिए, उसकी केयर करने के लिए सभा या क्या होते थे, असेंबलीज होती थी। आया इतना समझ में, आगे बढ़े, चलिए। These assemblies worked very efficiently. अब ये असेंबली काम कैसे करती थी, बहुत अच्छा, बहुत ही efficiently अपना काम करती है। जो थी असेंबलीज बहुत ही efficient वे में अपना काम करती थी। Their decisions were recorded in detail in inscriptions often on the stone walls of temples. अब जब इतने अच्छे से काम करती थी तो इनके कुछ क्या है, इनके डिसीजंस वगैरह है ना, किस में रिकॉर्ड होते थे, डिटेल में, इंस्क्रिप्शंस और स्टोन वॉल्स में, टेम्पल्स के इंस्क्रिप्शन और स्टोन वॉल्स में इनके जो भी डिसीजन है, जो भी फैसले, जो भी चीज़ें यहाँ पे रिकॉर्ड होती थी बहुत अच्छे से। ठीक है भाई। एसोसिएशंस ऑफ ट्रेडर्स नोन एज नगरम्स ऑल्सो ओकेजनली परफॉर्म्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इन टाउन्स। अब क्या होता था भाई, एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, इनके बारे में वॉल्स में, टेम्पल्स में, इंस्क्रिप्शन में इनकी जो डिसीजन लिखे जा रहे हैं, अच्छी बात है। तो जो एसोसिएशन था किनका, ट्रेडर्स का जो एक एसोसिएशन था, जिन्हें क्या बोलते थे भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेडर्स के एसोसिएशन को हम नगरम्स बोलते थे। क्या बोलते थे, नगरम्स। ऑल्सो ओकेजनली परफॉर्म्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इन टाउन्स, जो क्या करते थे भाई, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को परफॉर्म करते थे टाउन्स में। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो प्रशासन वगैरह को भी संभालते थे ट्रेडर्स को, उन्हें क्या बोलते थे, उनको नगरम्स बोलते थे। इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम उत्तर मेरूर इन चिंगलेपुट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द वे इन विच द सभा वॉज ऑर्गेनाइज। अगर हम इंस्क्रिप्शंस देखें, कौन सी जगह के, तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट है चिंगलेपुट, उत्तर मेरूर, वहां की अगर इंस्क्रिप्शंस देखिए, इंस्क्रिप्शंस मैंने बताया था जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन रहती है, राजा महाराजा के बारे में रहता है, उनके कुछ रूल्स रेगुलेशन ऑर्डर्स जो भी लिखे रहते हैं इंस्क्रिप्शंस पे रहते हैं। ठीक है, तो भाई वहाँ के इंस्क्रिप्शन में क्या पता चलता है कि जो वो डिटेल प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से जो सभा है ऑर्गेनाइज हुई, सभा में कैसे काम होता था, कैसे ऑर्गेनाइज हुई। सभा क्या है, सभा एंड असेंबली कौन, जो भाई ब्राह्मणदेय के जो लैंड है, जो ब्राह्मणदेय मतलब जो लैंड ग्रांट हुआ है उसको लुक आफ्टर करे, उसका ध्यान रखे, तो उसी के लिए सभा वगैरह बनाई जाती थी। हमने देखा था ना कि ईच लैंड, ईच ब्राह्मणदेय के लिए एक सभा या असेंबली होती थी। तो ऐसे ही हमने इंस्क्रिप्शंस है जो उत्तर मेरूर के, वहां पे हमें देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे जो है सभा ऑर्गेनाइज हुई, कैसे काम होता था। आइए देखते हैं, समझेंगे अच्छे से। The Sabha had separate committees to look after irrigation works, gardens, temples, etc. जो सभा थी ना, सभा की एक अपनी सेपरेट कमिटीज रहती थी, जो क्या करती थी, जो ध्यान रखती थी इरिगेशन वर्क से रिलेटेड, गार्डन से, टेम्पल से रिलेटेड काम करती थी। मतलब जो लैंड में भाई कैसा इरिगेशन वर्क होना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ना, गार्डन्स हो गए, टेम्पल्स, इन सब पे ध्यान रखती थी। ओके, चलो अच्छी बात है। नेम्स ऑफ दोज एलिजिबल टू बी मेंबर्स ऑफ दिस कमिटीज वर रिटन ऑन स्मॉल टिकट्स ऑफ पाम लीफ।
अब इन्हें चुना कैसे जाता था, देखिए जो एलिजिबल होते थे, मतलब एलिजिबल जो मेंबर्स रहते थे उनको कमिटीज के, वो कैसे, उनका जो नाम है स्मॉल टिकट ऑफ पाम लीफ, भाई पाम की लीफ में ना एक टिकट जैसा है, उसमें उनका नाम लिखा जाता था। दीज टिकट्स वर पुट इनटू एन अर्दनवेयर पॉट, मतलब एक जो मिट्टी के घड़े में, पॉट में, ये जो नाम है जैसे हम चिट डालते हैं ना पॉट में, मिरर ग्लास के पॉट में बहुत प्यारा सा, तो ऐसे वो मिट्टी के पॉट में ये क्या करते हैं, चिट नहीं रहती थी, मतलब पाम जो ट्री है उसकी लीफ में, पाम लीफ में लिख के नाम लिखा और डाल देते थे। ठीक है भैया, बढ़िया चिट सिस्टम। फ्रॉम विच अ यंग बॉय was asked to take out the tickets one by one for each committee। उसमें क्या होता था, जो यंग बॉय था वो, उसको क्या कहा जाता था कि भाई तुम ये टिकट्स है ना इसे उठाओ, इन टिकट को उठाओ, और वन बाय वन ईच कमेटी को जो भी नाम आएगा उसमें से पता चलेगा। मतलब बच्चे से बोला कि डाल दिया हमने टिकट, मतलब पाम लीफ में जो नाम लिखे हमने टिकट डाल दिया, इसको उठाओ और फिर हम उस कमेटी का हमें नाम, जो वन बाय वन मेंबर्स है जिनके नाम हमें पता चलेंगे। तो इस तरीके से लोग चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते थे। जो हम कहाँ देखा हमने, किसके इंस्क्रिप्शन में पता चला, हम उत्तर मेरूर के इंस्क्रिप्शन में देख रहे हैं ना। ठीक है, तो ये सब बताने की कैसे सभा को ऑर्गेनाइज किया, कैसे काम होता था। अब टाइप्स ऑफ लैंड, पहले हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लैंड क्या है। चोल इंस्क्रिप्शंस मेंशन सेवरल कैटेगरीज ऑफ लैंड। अब अगर हम चोल के इंस्क्रिप्शंस देखें जिनमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, तो उन्होंने जो लैंड्स है, लैंड के बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज बताई है, कैसे कैसे नाम है उनके, तो देखते हैं। वेलम वंगई लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पीजेंट प्रोप्राइटर्स, मतलब वेलम वंगई है तो मतलब ऐसे लोगों का लैंड है, ऐसे जो प्रोप्राइटर मतलब ओनर जिसका वो लैंड है ना। तो लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण, जो भाई ब्राह्मण पीजेंट नहीं है, जो ब्राह्मण किसान नहीं है, नॉन ब्राह्मण पीजेंट का जो लैंड होता है, जो जमीन होती है, उसको बोलते हैं वेलम वंगई। क्या बोलेंगे उसको, वेलम वंगई। ठीक है, देन ब्राह्मदेय। ब्राह्मदेय तो अभी हमने देखा था, जो लैंड ब्राह्मण को दिया जाता है, गिफ्ट किया जाता है, ग्रांट किया जाता है, वो क्या होता है, ब्राह्मदेय। ठीक है। शाला भोग लैंड ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ अ स्कूल, ऐसा लैंड जो स्कूल की मेंटेनेंस के लिए दिया जाता है उसे कहते हैं शाला भोग। जैसे हम बोलते हैं ना पाठशाला, तो आप पाठशाला से शाला ऐसे समझ सकते हैं, शाला भोग मतलब भाई स्कूल से रिलेटेड होगा, पाठशाला स्कूल बोलते हैं, तो भाई स्कूल को मेंटेनेंस के लिए दिया हुआ लैंड, स्कूल के लिए दिया हुआ लैंड वो क्या हो जाता है, शाला भोग। देवदान तिरुन्नमट्टुकुन्नी लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स, मतलब देवदान मतलब देव को दिया हुआ दान, इससे भी समझ सकते हैं। और ये क्या है, तिरुन्नमट्टुकुन्नी, ये कौन सा लैंड होता है, जो किसको दिया जाता है, भाई जो टेम्पल्स के लिए दिया जाता है, जो टेम्पल्स के लिए गिफ्ट किया जाता है उनको ये वाला लैंड बोलते हैं। देन कौन सा है, पली चचंदम, कौन सा है, पली चचंदम लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशन, जो भाई किसको दिया जाता है, जो जैन इंस्टीट्यूशन के लिए दिया जाता है, उस लैंड को क्या बोलते हैं, उसको पली चचंदम। तो क्या है, चोल के इंस्क्रिप्शंस में अलग अलग लैंड के क्या दिए हुए हैं, कैटेगरीज दी हुई है। पहला हमने देखा वेलम वंगई, जो नॉन ब्राह्मण पीजेंट्स होते हैं उनको, उनका लैंड। दूसरा हमने देखा ब्राह्मदेय, जो ब्राह्मण्स को दिया हुआ लैंड होता है वो उनका लैंड, उनको बोलते हैं ब्राह्मदेय। देन हमने देखा शाला भोग, स्कूल के मेंटेनेंस में यूज होने वाला लैंड, उसको बोलते हैं शाला भोग। देन देवदाना और तिरुन्नमट्टुकुन्नी, ये किसके लिए बोलते हैं, जो लैंड टेम्पल के लिए गिफ्ट किया जाता है। देन हमने पली चचंद्रम, वो वाला लैंड जो किसको, जैन इंस्टीट्यूशन के लिए दिया जाता है। आया समझ में, अलग अलग टाइप्स के लैंड है, चोल के इंस्क्रिप्शंस में मेंशन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे बढ़े, चलिए। इंस्क्रिप्शंस एंड टेक्स्ट, हु कुड बी अ मेंबर ऑफ सभा। अब इंस्क्रिप्शन टेक्स्ट में मेंबर, जो हम पढ़ रहे थे ना, सभा, मीटिंग, असेंबली इस टाइप का पढ़ रहे थे कि हर ब्राह्मदेय के लिए एक वो चाहिए होता है, कौन, जो ध्यान रखे। तो ऐसे ही हमें बताना है कि हमने क्या देखा था, चिट देखी थी, चिट सिस्टम देखा था। चिट मतलब जो उन्होंने पाम लीफ में ऐसे लिखा और अर्दनवेयर पॉट में, मतलब जो मटके में, मिट्टी के घड़े में डाला और बच्चे से बोला आप निकाली नाम। तो इस तरीके से भाई मेंबर, जो कह सकते हैं कि मेंबर कौन बन सकता है सभा का, तो उसकी कुछ क्या है, एक रूल्स, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कह लीजिए बेसिकली। तो क्या है, उत्तर मेरूर के इंस्क्रिप्शन में मेंशन है। चलिए देखते हैं। पहला, रेडी है सब देखने के लिए कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, रेडी है ना, उससे पहले लाइक कर दो, फटाफट से लाइक कर दो और कमेंट में बता दो यस मैम वी आर रेडी। देखिए पहला था, ऑल दोज हु विश टू बिकम मेंबर्स ऑफ द सभा should be owners of land from which land revenue is collected। भाई जो भाई क्या बनना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम मेंबर बने, सभा के हमें बनना है मेंबर, तो क्या होना चाहिए, शुड बी ओनर्स ऑफ लैंड फ्रॉम विच लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड, मतलब लैंड के, भूमि के स्वामी होना चाहिए, भूमि के क्या होना चाहिए, मालिक होना चाहिए, जिनसे रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सके। ठीक है, सबसे पहला क्राइटेरिया ये है। देन दे शुड हैव देयर ओन होम्स, उनका खुद का मकान, खुद का घर भी होना चाहिए। ठीक है।
दे शुड बी बिटवीन 35 एंड 70 ईयर्स ऑफ एज। उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 से लेके 37 साल के बीच में क्या होनी चाहिए? एज होनी चाहिए। किनकी? जो सभा के मेंबर बनना चाहते हैं। ये मत भूलना कि हमारा ये है इस टॉपिक को पढ़ने की सभा के मेंबर्स जो बनना चाहते हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो ये है। दे शुड हैव नॉलेज ऑफ द वेदास। उनको वेद वगैरह का नॉलेज भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है भाई, उन्हें सेट किया है। दे शुड बी वेल वर्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड ऑनेस्ट। भाई सबसे जरूरी है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है, प्रशासन संभालना है तो क्या होना चाहिए? उनको एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स तो होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट ऑनेस्ट, न्याय मतलब न्यायप्रिय होना चाहिए, है ना, लॉयल होना चाहिए। तो दे शुड बी वेल वर्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड ऑनेस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में वेल वर्स, अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। If anyone has been a member of any committee in the last 3 years, he cannot become a member of another committee. अगर कोई मेंबर है किसका? किसी भी कमेटी का अगर कोई मेंबर है बीते 3 सालों में, तो वो कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ अनदर कमेटी। अगर वो बीते 3 सालों से किसी कमेटी का मेंबर है तो वो जो है अनदर दूसरी कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता। Anyone who has not submitted his accounts and those of his relatives cannot contest in the election। मतलब क्या है भाई? जो अपने जो रिलेटिव्स की इंफॉर्मेशन, खुद की इंफॉर्मेशन, अकाउंट जो भी नहीं शेयर करेगा तो भाई इलेक्शन में खड़ा नहीं हो पाएगा, नहीं आ पाएगा इलेक्शंस में। आया समझ में? ये क्या बता रहे? ये बता रहे कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसके? भाई जो चोल्स के इंस्क्रिप्शन में लिखा है कि अगर आपको सभा में शामिल होना है ना तो कुछ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। फिर से देखते हैं, इंपॉर्टेंट है क्या है? सबसे पहले भाई जो मेंबर बनना चाहता है उसके पास खुद का लैंड हो और लैंड से रेवेन्यू कलेक्ट होता हो। ठीक है भाई, उसको वेदों का ज्ञान हो, उसकी उम्र 35 से लेके 70, 35 से लेके 70 की एज हो, उसके पास खुद का क्या हो? घर हो। ठीक है, वेदास का नॉलेज हो, ये हमने देखा। देन क्या था भाई? वेल वर्स्ड हो किसमें? एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स आनी चाहिए और ऑनेस्ट होना चाहिए। अच्छी बात है। मेंबर ऐसा होना चाहिए, मतलब जो अगर 3 ईयर से मेंबर है किसी कमेटी का तो अनदर दूसरी कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता। और जो है जिसने अकाउंट सबमिट करे हो अपने रिलेटिव्स के, तभी वो कॉन्टेस्ट कर सकता है, इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। ये किसकी बात करी हमने? ये हम बात कर रहे हैं चोल साम्राज्य की सभा में कौन एलिजिबल हो सकता है। आया इतना अच्छे से समझ में? आया कि नहीं आया? लाइक कर दो, फटाफट से लाइक कर दो आप कि किस तरीके से इन्होंने माइंडफुली भाई चीज़ों को सेट करा कि कैसे कैसे क्या होना चाहिए। आया ना समझ में? लाइक कर दिया, आगे बढ़े, चलिए। While inscriptions tells us about kings and powerful men, here is an excerpt from the Periyappuradam, a 12th century Tamil work which inform us about the lives of ordinary men and women। अगर हम देखें भाई इंस्क्रिप्शंस क्या बताते हैं? इंस्क्रिप्शंस जो होते हैं ज़्यादातर राजा महाराजा के ऑर्डर्स, राजा महाराजा के भाई जो वारफेयर, राजा महाराजा की तारीफ में उनके बलिदान, उन्होंने जो भी अपनी जनता के लिए किया उसके बारे में इंफॉर्मेशन रहती है। अच्छी बात है। तो जो इंस्क्रिप्शन है हमें राजा महाराजा के बारे में बताते हैं। While inscriptions tells us about kings and powerful men, here is an excerpt from the Periyar Puran, जो पेरियर पुराणम है, 12th सेंचुरी तमिल वर्क, जो 12वीं शताब्दी का 12th सेंचुरी का एक तमिल वर्क है। वो क्या बता रहा है? which informs us about the lives of ordinary men and women, मतलब ऑर्डिनरी आम आदमी और आम औरतों के बारे में, जिंदगियों के बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या दे रहा है। On the outskirts of Adanur was a small hamlet of Pulayas, a name used for a social group considered outcast by Brahmins and Velalas। अब अगर हम देखें आउटस्कर्ट क्या होता है ये फटाफट से बता दो। हम बोलते हैं ना आउटस्कर्ट्स, स्कर्ट नहीं है, कोई स्कर्ट जीन्स पैंट की बात नहीं हो रही, आउटस्कर्ट्स ये पता होना चाहिए। पहले तो आप ये बता दो आउटस्कर्ट्स क्या होता है। आउटस्कर्ट्स मतलब जो है शहर से हटके इलाका, गांव वाला इलाका ही कह लीजिए, वो बोलते हैं आउटस्कर्ट्स। ठीक है, या हम जैसे बोलते हैं कंट्री साइड, ये भी आपने सुना होगा। तो ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अदनूर वाज अ स्मॉल हैमलेट ऑफ पुलियास। पुलियास कौन थे? अ नेम यूज्ड फॉर सोशल ग्रुप कंसिडर्ड आउटकास्ट बाय ब्राह्मण्स एंड वेललास, मतलब ऐसा सोशल ग्रुप, ऐसे भाई कम्युनिटी के लोग जिन्हें ब्राह्मण्स ने क्या कर दिया था भाई, जात से बाहर कर दिया था, आउटकास्ट कर दिया था। किसने कर दिया था भाई? ब्राह्मण्स और वेललास में। उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे हम पुलैयास। उनको क्या बोलते हैं? पुलैयास। तो वो उनका एक स्मॉल ऐसे एरिया में वो लोग रहते थे, पुलैयास लोग, जो कौन थे? जिनको ब्राह्मण्स और वेललास ने आउटकास्ट कर दिया था। ठीक है, studded with small huts under old thatches and inhabited by agrarian laborers engaged in menial occupations। ये क्या कर रहे हैं भाई? इनके छोटे छोटे मतलब वहाँ का दिखा रहे हैं। हमें ध्यान रखना है कि हमने राजा महाराजा के बारे में तो बहुत पढ़ा है, तो ये जो इंस्क्रिप्शन है ये हमें
ऑर्डिनरी आम आदमी और औरतों की जिंदगियों के बारे में, एक आम जिंदगी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो ये इंस्क्रिप्शन क्या है, तमिल वर्क के 12th सेंचुरी का, ये मत भूलना। और आम, अगर आप देखोगे कि हर्ट वगैरह की बात कहाँ से आ गई, तो ये ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन की इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है। हमें बताया कि गाँव के, मतलब एक गाँव के इलाके में पुलैयस हैं जो भाई आउटकास्ट कर दी गए ब्राह्मण और वेललास की, वो लोग रहते हैं। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे छोटे छोटे झोपड़ियाँ हैं, क्या है, छोटी छोटी झोपड़ियाँ हैं। और कैसे ओल्ड है, जैसे मतलब ऐसे पुराने पहाड़ वगैरह ऐसे उनसे बने हुए हैं, है ना, जो लगे हुए हैं, जो लग जाते हैं ना ऊपर लगाते हैं हम, शेड वगैरह इस टाइप का बोलते हैं, हमारे इसमें तो शेड बोलते हैं अपन, बट उनके टाइम पे क्या बोलते हैं, पहाड़ ऐसा टाइप का, छत टाइप का ऐसा बनाया हुआ है, ठीक है। पुराने छोटे से झोपड़ी जैसे, एंड इनहेबिटेटेड बाय एग्रीरियन लेबरर्स इंगेज इन मैन्युअल ऑक्यूपेशंस। अब छोटे छोटे अपने काम धंधों में सब लगे हुए हैं, बेसिकली जो मतलब खेती बाड़ी हो गया, छोटे मोटे जो भी उनके काम धंधे वहाँ वो करते होंगे अपनी जीविका चलाने के लिए। तो ऑर्डिनरी लाइफ बता रहा है, क्या बता रहा है वो ऑर्डिनरी लाइफ, पेरिया पुराणम, ये मत भूलना, पेरिया पुराणम। आगे चले, आगे देखते हैं, ठीक है। In the thresholds of the huts covered with stripes of leather, little chickens moved out in groups. अब देख रहे हैं हम भाई क्या है, चीजें सब इधर उधर हो रखी हैं, हम छोटे छोटे घर देख रहे हैं, छोटी छोटी झोपड़ी देख रहे हैं, वो किससे कवर है, लेदर से कवर हो रखी, ठीक है। लिटिल चिकन्स मूव्ड अबाउट इन ग्रुप्स, भाई जो छोटे छोटे चिकन्स हैं, जो बोलते हैं ना मुर्गी के बच्चे, ऐसे इधर उधर क्या कर रहे हैं, ग्रुप में इधर उधर भाग रहे हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं। डार्क चिल्ड्रन हु वोर ब्रेसलेट्स ऑफ ब्लैक आयरन वर prancing अबाउट कैरिंग लिटिल पपीज। अब क्या है भाई, जो वहाँ पे एक बच्चा है वो भी है, ब्रेसलेट वगैरह पहना है, छोटा सा जो है पप्पी ऐसे पकड़ा हुआ है, पिल्ला वगैरह पकड़ा हुआ है, छोटे छोटे चिकन ऐसे मुर्गी के बच्चे इधर उधर क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, भाग रहे हैं, आया समझ में। इन द शेड ऑफ द मरुदु अर्जुना ट्री, मरुदु मतलब जिसको अर्जुन ट्री बोलते हैं, हमने देखा ना अर्जुन का पेड़, तो यही है, इसको लिखा है इनकी लैंग्वेज में होगा मरुदु, ठीक है। ट्रीज अ फीमेल लेबरर्स पुट हर बेबी टू स्लीप ऑन अ शीट ऑफ लेदर, और ये दिख रहा है कि भाई एक औरत है जो अपने बच्चे को लेके ऐसे लेदर की शीट में लेटी हुई है, ऑर्डिनरी लाइफ डिपिक्ट कर रहा है, ऑर्डिनरी लाइफ बता रहा है। देयर वर मैंगो ट्रीज फ्रॉम हुज ब्रांचेस ड्रम्स वर हैंगिंग, भाई मतलब क्या है, मैंगो का, आम का पेड़ है, आम का पेड़ है, उसके ब्रांचेस से लटकते ना आम, ऐसे बढ़िया आम लटक रहे हैं, ठीक है। एंड अंडर द कोकोनट पाम्स इन लिटिल हॉलोज ऑन द ग्राउंड टाइनी हेडेड बिचेस ले आफ्टर हेल्पिंग। अब क्या है, एक मतलब फीमेल डॉग ऐसे वो भी लेटी हुई है, मतलब ब्रांच के नीचे, यहाँ पे सब मतलब बढ़िया सा, सब बिल्कुल ऑर्डिनरी चल रहा है। गड्ढा सा है, वहाँ पे बैठे हुए औरत जो है लेदर की शीट में लेटी हुई है, एक बच्चा है जो ब्रेसलेट पहना है, पपीज वगैरह को ऐसे, वहाँ पपीज भी पकड़ा हुआ है। देन हमने क्या देखा, छोटे मोटे चिकन मुर्गी के बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं। उससे पहले हमने देखा था छोटी मोटी झोपड़ियाँ हैं, लोग अपना काम कर रहे हैं, छोटे मोटे ऑक्यूपेशंस में बिजी हैं, छोटे मोटे घर हैं। ये क्या बता रहा है, ऑर्डिनरी लाइफ ऑफ मैन एंड वुमेन, क्या बता रहे हैं, इंस्क्रिप्शन किसका, पेरियार पुराणम, ठीक है। द रेड क्रेस्टेड कॉक्स crowd before dawn, calling the Branipoliar plural to their day's work, and by day under the shade of the kanji tree spread the voice of the wavy-haired Pulaiya women singing as they were husking paddy. पुलैया वही है ना, पुलैया कौन सी कास्ट है, जिनको आउटकास्ट कर दिया, मतलब ऐसी जाति, ऐसे लोग जिनको भाई ब्राह्मण ने और वेललास ने बाहर कर दिया था, है ना, तो बेचारे कंट्री साइड में रह रहे थे, हमने देखा था आउटस्कर्ट में रहे थे, सॉरी, ठीक है। देन क्या था भाई, वहाँ पे अच्छे जो हम देख रहे हैं क्रॉक्स वगैरह घूम रहे हैं ना, मुर्गे बोलते हैं ऐसे रेड उस कलर में, इधर उधर भीड़ में ऐसे घूम रहे हैं। साथ में क्या है भाई, प्लूरल ऐसे यहाँ डेज अपना अपना लोग काम कर रहे हैं। एक कांजी ट्री, जिसको क्या बोलते हैं, ये कंजी ट्री है, फैला हुआ है, अच्छा, तो वहां पे एक औरत अपना चाहे काम कर रही है, अंदर उसके शेड के अंदर एक औरत अपना काम कर रही है, दूर से उसकी गुनगुनाने की आवाज आ रही, कैसी दिख रही है वो, भाई वेवी हेयर्ड है, उसके बाल कैसे वेवी है, थोड़ा सा कर्ली हेयर बोलते हैं ना, तो कर्ली में थोड़ा ऐसे वेव बनते हैं, वेव्स। हमने देखा है साउथ इंडियन लोगों के बाल कैसे होते हैं, वेव ऐसे बनते, इस टाइप के होते हैं ना, कर्ली टाइप के हल्के से। तो ऐसी बालों वाली एक औरत है, पुलैया लेडी है, जो जिसको आउटकास्ट कर दिया, वहीं वाले वहां पे ऐसी लोग तो रहते हैं, क्या कर रही भाई, गाना गा रही, अपना काम कर रही, दूर से गुनगुनाने की आवाज आ रही। तो बेसिकली जो हम ये पढ़ रहे हैं ना, इतना सारा हमने जो देखा है इंस्क्रिप्शन में कि ऑर्डिनरी लाइफ ऑफ मैन एंड वुमेन, भाई पुलैयापुरम की जो क्या है, क्या बता रहे हैं भाई, ये पेरियर पुराणम, सॉरी पेरिया पुराणम जो 12th सेंचुरी का काम है, तो क्या बता रहे हैं, ऑर्डिनरी लाइफ बता रहे हैं। तो हमने जो देखा, आपने सब देखा कि बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी चीजें चल रही, सिंपल साधा सा जीवन चल रहा है। तो ये हमने क्या पढ़ा, ये हमारा क्या था भाई, एक इंस्क्रिप्शन जो हमें ऑर्डिनरी लाइफ बता रहा है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, इससे पहले देखें हमने चोल एम्पायर के बारे में पूरा पढ़ा, हमने देखा कि भाई उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उससे पहले एग्रीकल्चर का देखा, उससे पहले उनके टेम्पल्स और उनकी जो शुरुआत थी वो सब देखा। तो ये था पूरा हमारा जो चोल्स का
पूरी इन्फॉर्मेशन, उनका जो है एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुआ, उनके एग्रीकल्चर का फैसिलिटीज़ कैसी थी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, मंदिर वगैरह कैसा था, ये सारा हमने पूरा इस जो है टॉपिक पे कवर किया। आ गया ना समझ में? आ गया फटाफट समझ में कि नहीं आया? आ गया ना तो लाइक कर दो और कमेंट करके बता दो, ठीक है। फिर हमने जो है ऑर्डिनरी लोगों के बारे में जाना। हमने क्या जाना भाई? लैंड के नाम, अलग अलग टाइप्स ऑफ लैंड के नाम जाने। हमने इंस्क्रिप्शंस वगैरह देखे, कैसे तारीफ में उनके साथ सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इसी के साथ क्या होता है, इसी के साथ आपका जो चैप्टर का कंप्लीट रिविजन बहुत ही अच्छे से एंड होता है। आई होप आपको चीज़ें बहुत ही ईजी वे में समझ में आई होगी, तो कॉमेंट में मुझे ज़रूर बताना है। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पर देख सकते हैं। ये कुछ हाई क्वालिटी के कोर्सेज है, जैसे कि CBSE बोर्ड है, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और क्या नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अपना ख्याल रखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।